अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में खुशामदीद। कई दिनों के बाद आज दोबारा आपके पास उसी वक्त आए हैं और शुक्र है कि पाक भारत के दरमियान सीज़ फायर हो चुकी है और अब हम मामूल के प्रोग्राम की तरफ आ चुके हैं। लेकिन जो इतलात आ रही हैं उसके मुताबिक इंडिया के अभी भी जो डिज़ाइंस हैं, जो उसके नीयत है वो अच्छी नहीं लग रही। और आपको प्रोग्राम के आगाज़ से पहले अपने प्रोग्राम का तारुफ करवा दूं। हमारी आज की टॉप स्टोरी होगी जंग के ख़तरात अभी टले नहीं। और इसकी वजह यह है कि राजनाथ सिंह जो इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने बहुत अहम बयानात दिए हैं, बहुत ख़तरनाक बयानात दिए हैं। वो आपको सुनवाते हैं और उस पर हमसे बात करेंगे। राना सनाउल्लाह साहब मुशीर हैं वज़ीर-ए-आज़म के। उसके बाद हमारा आज का हॉट इशू, हमारे आज के हॉट इशू में जनूबी एशिया में नया पावर बैलेंस क्या होगा, क्योंकि जो इस वक्त सूरत हाल है उसमें पूरी दुनिया ये कह रही है कि ये पाकिस्तान की स्ट्रेटजिक रीबर्थ है। एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस था जिसको पाकिस्तान ने फेस किया, बहुत बहादुरी से किया, बहुत हिम्मत से किया और पूरी कौम ने मुत्तहिद होकर किया। अब ये एक स्ट्रेटजिक बर्थ है पाकिस्तान की। पाकिस्तान इसको कैसे आगे लेके चलता है, क्योंकि ये कामयाबी ऐसी है कि या तो हम इसके बाद बहुत अच्छी कौम बन जाएंगे या फिर खुदा न खास्ता हम वापस पीछे चले जाएंगे। इस पर हम एक इंटेलेक्चुअल गुफ्तगू करेंगे आज राजा कैसर अहमद साहब से, जो माहिर हैं बैनुल अक़वामी अमूर के। और फिर उसके बाद हमारा आज का एडिटोरियल होगा। पाकिस्तान के बाद अब चीन ने भी इंडिया पर दबाव बढ़ा दिया है और अरुणाचल प्रदेश जो चीन और इंडिया के दरमियान एक बॉर्डर में एक सूबा है, वहाँ पे 27 जगहों के नाम चीन ने बदल दिए हैं। वहाँ पे पहले भी जंग हो चुकी है 2021 में, 2022 में। वहाँ कशीदगी भी जारी रहती है और 1962 की तारीखी जंग जो चीन और इंडिया के दरमियान हुई थी वो भी वहीं पे हुई थी, जब इंडिया ने अमेरिका से दरख्वास्त की थी और अमेरिका ने अयूब साहब, हमारे जो आज के अपोजिशन लीडर हैं, उनके दादा सदर अयूब साहब को फ़ोन करके ये कहा था कि आप इस वक्त इंडिया से कश्मीर पर हमला करके कश्मीर वापस मत लें, क्योंकि इंडिया इस वक्त फंसा हुआ है चीन के साथ। ये वही जगह है जहां इंडिया चीन के साथ फंसा हुआ था और हम कश्मीर ले सकते थे, लेकिन जनरल अयूब साहब ने अमेरिका की बात मानना मुनासिब समझा। तो आज सिचुएशन वही है और हम बात का आगाज़ करते हैं हमारी आज की टॉप स्टोरी, जंग के ख़तरात अभी टले नहीं। इस पे राजनाथ सिंह साहब वज़ीर दिफा हैं इंडिया के, उन्होंने राना सनाउल्लाह साहब, आपने सुना है कि वो क्या फरमा रहे हैं कि अभी ऑपरेशन सिंदूर ख़त्म नहीं हुआ, तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक ऑपरेशन पाकिस्तान ने भी शुरू किया था, बुनियानुम मरसूस, वो ख़त्म हो गया कि वो भी फिर जारी है? नहीं, देखें, वो जो हमने जो है वो बनियानुम मरसूस एक सीसा पिलाई हुई दीवार जो ऑपरेशन शुरू किया था, उसको जो है वो हमने मुकम्मल होने का उसका ऐलान जो है वो किया है। लेकिन वो सीसा पिलाई हुई दीवार तो हर वक्त हमारी सरहद के ऊपर हमारी मुसल्लह अफवाज की सूरत में जो है वो कायम है और हमारा ये पूरी दुनिया से वादा भी है, हमारा ये मौक़िफ़ भी है कि हम बिल्कुल जारहियत नहीं करेंगे, हम किसी पे हमलावर होने का कोई सोच, कोई इरादा नहीं रखते। लेकिन अगर कोई हमारे ऊपर हमलावर होगा तो उसका फिर जवाब जो है वो मुंह तोड़ होगा और हम सीसा पिलाई हुई दीवार साबित होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि इस मरहले पे अल्लाह ताला ने हमें सुरखरू किया है और अगर दोबारा कोई हमें ऐसी सूरत हाल से दो चार करेगा तो इंशाअल्लाह ताला इससे बढ़ के अल्लाह ताला हमारी मदद भी करेगा और हमें सुरखरू भी करेगा। मैं बहुत इस बात का इत्मीनान है कि आप अल्लाह ताला का मुसलसल शुक्र अदा कर रहे हैं और आजिज़ी भी पाकिस्तान की कौम, पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की फ़ौज दिखा रही है। मेरा सवाल यह है कि इंडिया बार बार इस तरह की बातें कर क्यों रहा है? मोदी भी ये बातें कर रहा है, राजनाथ सिंह भी कर रहा है, जयशंकर भी कर रहा है। इसकी वजह क्या है? इस तरह की ब्रावडो या मसल फ्लेक्सिंग मुसलसल जो हो रही है उनकी तरफ से सीज़ फायर अनाउंस होने के बावजूद, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह अबसार साहब, जो मेरा ज़ाती एनालिसिस है वो ये है कि नफ़रत जो है ये बहुत बुरी चीज़ है। जब नफ़रत को कोई भी इंसान जो है वो खा ज़ाती लेवल पे, खा इज्तमाही और कौमी लेवल पे जब बढ़ाया जाता है
तो फिर एक वक्त आता है कि वो ये नफ़रत जो है ये उसी को जो है वो घेर लेती है, उसी को जो है वो होस्टेज बना लेती है। मोदी साहब ने और उनकी गवर्नमेंट ने पहलगाम के वाक़े के बाद पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो नफ़रत, इंतकाम उन्होंने पैदा किया, उसे बढ़ाया और ऐसे ऐसे अल्फाज बोले कि हम मलिया मेट कर देंगे, हम पाकिस्तान का निशान मिटा देंगे, नामो निशान मिटा देंगे। तो वो फिर नफ़रत जब उन्होंने इतनी बढ़ाई कि फिर ख़ुद उसके होस्टेज हो गए और वो कौम और लोग मुतालबा करने लगे कि जी कुछ करें, अब करें मलिया मेट, अब करें मिटाएं नामो निशान। तो उसके लिए फिर उनको जो है वो हमला करना पड़ा। लेकिन जब हमला किया तो मलिया मेट तो दरकरार वो ख़ुद मलिया मेट हो गया, ख़ुद इतनी हजीमत उठानी पड़ी कि अब उनको इस किस्म के बड़े बोल बोलने के अलावा उन्हें अपनी बचत नज़र नहीं आ रही। वरना लोग उनको वैसे तो जूते अब भी मार रहे हैं, लोग उनके ऊपर बड़ी शदीद तनकीद हो रही है। तो मेरा ख़्याल है कि अब वो ख़ुद ही अपनी उस नफ़रत के होस्टेज हो चुके हैं और उसी की वजह से उन्होंने ये यानी मिस एडवेंचर किया, जिसकी वजह से उनको हजीमत उठाना पड़ी। और अगर इसी में मुब्तला रह के वो दोबारा कोई मिस एडवेंचर करेंगे तो दुनिया की भी लान तान जो है वो उनका मुकद्दर बनेगी। और मेरा ख्याल है कि जवाब में जो हजीमत है वो इससे बढ़ के होगी जो उन्होंने पहले उठाई है। आपने नफ़रत का जिक्र किया, हिंदुत्व की नफ़रत और इंडिया की पाकिस्तान के लिए नफ़रत, लेकिन हम देख रहे हैं ये नफ़रत कुछ पाकिस्तानियों की पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी है। पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ नफ़रत है, पाकिस्तान की हुकूमत के ख़िलाफ़ नफ़रत है, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नफ़रत है। कहते हैं कि एक शख्स हो तो हो, अगर वो नहीं है तो पाकिस्तान भी बेशक न रहे। और पिछले कुछ दिनों से हमने देखा है कि मुसलसल इस नफ़रत का इजहार, चंद हैं वो लोग, कुछ लोग हैं जो नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ भी कर रहे हैं। तो आप कुछ कौम को बताना पसंद करेंगे कि नवाज शरीफ का किरदार इस सारे क्राइसिस में बिहाइंड द कर्टन क्या रहा है? क्योंकि लोग ये जानना ज़रूर चाहते हैं, क्योंकि इतनी नफ़रत जो फैलाता है जो शख्स, उसके पीछे जाहिर है अपने डिज़ाइन तो होते हैं, लेकिन उसका जवाब कुछ ना कुछ तो आना चाहिए ना। देखें अबसार साहब, हमने तो उस वक्त भी जब वो नफ़रत फैला रहे थे और बरसे इक़्तिदार थे, हमने तो उस वक्त भी उनके ख़िलाफ़ नफ़रत नहीं फैलाई थी, लेकिन उनको चैलेंज ज़रूर किया था, ललकारा ज़रूर था। और जब आपका मुखालिफ बरसे इक़्तिदार हो तो उसे चैलेंज करना जो है वो उसका मज़ा भी है और वो दिलेरी भी है। लेकिन अगर मुखालिफ जेल में हो तो फिर मेरे जैसे बंदे के लिए तो थोड़ा बात करना जो है ना वो फिर थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन अब आपने बात की है तो मेरा इस बारे में एनालिसिस यही है कि उन्होंने जो नफ़रत पैदा की, उस नफ़रत के बाद में वो फिर ख़ुद ही शिकार हुए और वो नफ़रत जो है वो उन्होंने इतनी जवां कर दी, इतनी बढ़ा दी। वो गाली गलोच ब्रिगेड जो है वो जो उन्होंने तैयार किया, आप यकीन करें कि इस वक्त वो यानी गाली गलोच ब्रिगेड जो है ना, वही उनको जो है वो ले बैठा है। ना उनकी पार्टी में कोई डिसिप्लिन है, ना उनके बयानी में कोई रेगुलरिटी है। अभी तक वो लगे हुए हैं हर तरफ जो है ना खिलाफ नफरत फैला रहे हैं, फौज के खिलाफ अभी भी नफरत फैला रहे हैं, मुल्क के खिलाफ नफरत फैला रहे हैं। नहीं अब बैठे हैं, नहीं अब वो अबसार अब नहीं अबसार साहब, वो सिर्फ फ़ौज के ख़िलाफ़ या हमारे ख़िलाफ़ या अपना जो है वो मुल्क के ख़िलाफ़ नहीं लगे, वो आपस में भी लगे हुए हैं। वो खुद भी एक दूसरे को माफ़ नहीं करते हैं। हाँ, लेकिन इंडियन मीडिया पे जाके तो फिर अमेरिका में कांग्रेसमैन के पास, यूके में जाके पाकिस्तान के खिलाफ लॉबिंग करना अभी भी, और मुसलसल यूट्यूब के ज़रिए या किसी और ज़रिए के ज़रिए पाकिस्तान के ऊपर कीचड़ उछालना, कीड़े निकालना कि नहीं ऐसे नहीं हुआ है, ऐसे हुआ है, पाकिस्तान छुपा रहा है, झूठ बोल रहा है। पूरी दुनिया का मीडिया कह रहा है कि पाकिस्तान ने इस दफ़ा बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया है, ट्रांसपेरेंसी रखी है इंफॉर्मेशन के फ़्लो में। लेकिन ये लोग अभी भी पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं और खुले फिर रहे हैं पाकिस्तान में भी और बाहर भी। नहीं, लेकिन देखें अब ये चीज़ें जो है ना वो उनकी रीच से बहुत दूर हो चुकी हैं। उन्होंने अमेरिका में जितनी लॉबी की, वहाँ पे फिर उन्होंने
जो है वो हमारे अदारों के सरबराहों के ख़िलाफ़ लेजिस्लेशन करवाने की कोशिश की, करारदादें पास करवाने की कोशिश की, लॉबी की मुल्क के ख़िलाफ़ और रियासत के ख़िलाफ़। लेकिन आप मुझे बताएं कि उसका फिर क्या नतीजा जो है वो निकला है। इस वक्त इस यानी मामले में जो ये पोस्ट पहलगाम वाक़े के बाद आप 10 मई तक आ जाएं, बल्कि अभी ट्रंप साहब जो हैं वो यूएई से जो है वो वापस अपने मुल्क गए हैं, आप आज के दिन तक आ जाएं। आप मुझे बताएं कि इनकी उस लॉबी का जो है वो क्या हमें कोई नुकसान पहुंचा है, या इनकी लॉबी हमें किस मामले में नजर आई है। बल्कि हमें तो अमेरिका से जिस किस्म की मैं तो कहूँगा कि सपोर्ट मिली है कि हमें तो तवक्को नहीं थी उसकी। यानी उन्होंने तो कश्मीर के मसले को जो है वो दोबारा जो है वो जिंदा कर दिया है। राणा साहब, आपकी बात बजा है। अब बहुत बड़ी बात है, ये पाकिस्तान कश्मीर का मसला सेंटर टेबल पे ले आया है। 2019 में इमरान बाजवा फैज़ ने जो कुछ किया, इस मुल्क के साथ ज्यादती की और उस गलती की करेक्शन की जा रही है, अब नज़र आ रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी हम देखते हैं कि और बहुत अच्छी बात ये हुई है कि ISPR मुसलसल ये बात एक्नॉलेज कर रहा है कि सिविलियन और मिलिट्री क़यादत जो है वो इकट्ठी चल रही है, मुत्तहिद है। और जिक्र किया गया है बार बार सिविलियन क़यादत के हौसले का बड़े बड़े फैसले लेने में। लेकिन इसके बावजूद मुसलसल तनकीद की जा रही है फ़ौज पे भी और सिविलियन क़यादत पे भी, और नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ जो मुहिम चलाई जा रही है। मैंने आपसे पूछा था कि उनका रोल क्या रहा है इसमें, इसके बावजूद कि इतना इत्तेफाक और इत्तेहाद हमें नज़र आ रहा है, जिसके नताइज बड़े अच्छे निकले हैं। हमारी पॉलिसी ठीक हो गई है, कश्मीर सेंटर टेबल पर आ गया है, फिर भी प्रोपेगेंडा हो रहा है। देखें तो कुछ बताएं क्या किया। आलम साहब वो कहते हैं ना कि देखें, अबसार साहब कहते हैं कि नथिंग सक्सीड लाइक सक्सेस। अब ये जो कामयाबी अल्लाह ताला ने जो है वो दी है हुकूमत को, अपना जो है वो फ़ौज की लीडरशिप को, जो पॉलिटिकल पार्टी बरसे इक़्तिदार है उसे, उसकी क़यादत को, आप मुझे बताएं कि अब इनका प्रोपेगेंडा है जो वो चे मैनी दारद। अब तो इनका जो प्रोपेगेंडा है ना वो तो यानी चांद पे सूरज पे थूकने के मुतरादफ। अब इनके प्रोपेगेंडे की बुनियाद के ऊपर आप मुझे बताएं कि किसी को कोई फ़र्क पड़ने वाला है। ये फ़ौज के सरबराह के ख़िलाफ़ जिस किस्म की गुफ्तगू जो करते रहे हैं या कर रहे हैं, आप मुझे बताएं कि जो इज़्ज़त अल्लाह ताला ने उनको दी है, अब इससे को फ़र्क पड़ने वाला है? बिल्कुल। ये जो भी करेंगे ये उस नफ़रत के खुद ही होस्टेज हो के अपना ही नुकसान करेंगे। ठीक है, अच्छा ये बताइएगा, मुझे एक डर है जो मेरे दिल में, जो मेरा तजर्बा इस मुल्क में, मैं ज़ाहिर सारी उम्र यहीं रहा हूँ, मुझे डर ये है कि जब हम एक मैच जीत लेते हैं उसके बाद हम सो जाते हैं और अगले मैच फिर खुदा ना खास्ता हार जाते हैं। मुझे लगता है कि कंप्लेसेंसी सेट इन कर जाएगी पाकिस्तान की सोसाइटी के अंदर, कौम के अंदर, और मुझे इसका डर लग रहा है। मेरा डर गलत भी हो सकता है, अल्लाह करे गलत हो, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप हुकूमत में हैं, ये जो एक पॉजिटिव एनर्जी पूरी कौम को मिली है, कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ है, मोरल बूस्ट हुआ है, और फ़ौज की बहुत अच्छी कारकर्दगी से हुआ है, एयरफोर्स की बहुत अच्छी कारकर्दगी से हुआ है, इसको ट्रांसलेट करना ज़िंदगी के दूसरे शोबों में, सिविलियन अदारों को मजबूत बनाना उसी तरह जिस तरह फ़ौज का इदारा मजबूत है या एयरफोर्स का इदारा प्रोफेशनल है, इसके लिए पार्लियामेंट और अदलिया और मीडिया एक इनकी जिम्मेदारी है। अब अगर कौम को आगे लेके जाना है, इस जंग ने जो कुछ हमें दिया है, क्या आप लोग उसके लिए ज़हनी तौर पे, नफसियाती तौर पे, इंटेलेक्चुअली तैयार हैं, या खाली बस कुछ अरसे बाद हम फिर दोबारा सो जाएंगे लस्सी पी के गर्मियों की दोपहर को टाली के नीचे? नहीं देखें, ये तो खैर आपकी बात किसी हद तक दुरुस्त है कि हमारे रवैयों में तब्दीली आनी चाहिए, और हमारे कुछ ऐसे रवैये रहे हैं कि जिसकी वजह से फिर हम उस हाल को पहुँचे जो हाल जो है वो हमें डिफ़ॉल्ट के दहाने पे जो है वो ले गया था। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस वक्त देखें ये दो चीज़ें हैं। एक तो वो यानी अलर्टनेस है, वो
मामला के जिसकी वजह से हमने अपनी तरफ उठने वाला हाथ, अपनी तरफ आने वाला अग्रेशन जो है उसको हमने उसका रुख मोड़ दिया और मुखालिफ की तरफ, दुश्मन की तरफ जो है वो कर दिया। वो तो देखें हमारी आर्म फोर्सेस, हमारी मसल्ह अफ़वाज, वो हो गया, वो फौज ने कर दिया, एजेंसीज, पार्लियामेंट, सियासतदान, सिविल इदारे, अब वो क्या करेंगे, जुडिशरी क्या करेगी? हाँ देखिए ये तो है उन्हीं के ऊपर, और हमें उम्मीद की जानी चाहिए और यकीन होना चाहिए कि इंशाअल्लाह ताला वो अपनी अलर्टनेस का, अपनी जो है वो प्रोफेशनलिज्म का ये मैयार जो है वो उसको बरकरार रखेंगे। अब आ जाएं आप सिविल की तरफ। देखें इसमें मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी ज़रूरत जो है वो ये है कि हम इस तमाम तर माहौल को, एनर्जी को, इस इज़्ज़त को, इस एहतराम को, इस कॉन्फिडेंस को जो लोगों की नज़र में, अपने दोस्त ममालिक की नज़र में हमारा जो है वो बड़ा है, इस सारे को अपनी इकनॉमिक ग्रोथ में जो है वो ट्रांसलेट करें, क्योंकि वो हमारा जो एक पहलू है वो बड़ा कमज़ोर है। और उसके ऊपर वज़ीर-ए-आज़म जिस तनदेही से और जिस मेहनत और कोशिश से जो है वो पूरे 1 साल से लगे हुए हैं, तो उसमें मेरा ये यकीन है कि उसमें कोई कमी नहीं आएगी, बल्कि हर आने वाला दिन जो है मैं कतर कलामी की माफ़ी चाहता हूँ, मैं कतर कलामी की माफ़ी चाहता हूँ। मईशत पे बहुत अच्छा काम किया, बेहतर हो रही है, मैं मानता हूँ और मैं चाहता हूँ कि ख्वाहिश भी है कि ये और बेहतर हो, इस तरफ जाएं। मेरा सवाल इससे थोड़ा सा हटके है। मईशत तो डेफिनेटली करनी ज़रूरी, लेकिन जब तक ये सिविलियन इदारे जो हैं, जिसमें किसी भी सिविलियन इदारे में रीढ़ की हड्डी नहीं है, वो किसी काबिल नहीं है, एफिशिएंट नहीं है, काम नहीं करते। मीडिया का हाल आप देख लें, इसको यूज़ किया जाता है मुख्तलिफ सियासी जमातों की तरफ से, मुख्तलिफ इदारों की तरफ से। प्रोफेशनलिज्म नहीं है न सियासी जमातों में, न पार्लियामेंट में, और ना ही मीडिया में। इसके लिए कोई एक नेशनल स्ट्रेटजी बनाना और फौरी तौर पे बनाना, क्योंकि ये फील गुड फैक्टर तो हवा में उड़ जाएगा कुछ अरसे में ही। इसको हम कैश करके अपने इदारों को कब बेहतर बनाएंगे, मैं तो ये पूछ रहा हूँ। फिर तो मईशत तो बेहतर होती रहेगी अगर इदारे बेहतर हो गए तो। नहीं देखें अफसार साहब, वो पंजाबी की एक मिसाल है कि जेदे घर दाने उदे कमले भी सियाने। मामला ये है कि देखें हम देखा नहीं, हमारी इकॉनमी बेहतर हो गई है, लेकिन अभी हम उस जो है ना वो एरिया से जिसे खुशहाली कहते हैं, जिसे मुआशी इस्तेहकाम कहते हैं, उसके अभी हम दहाने पे खड़े हैं। उसमें अभी हम दाखिल नहीं हुए, उसमें हम दाखिल हो जाएं, ये मुल्क खुशहाल हो जाए। ये जो बाकी चीज़ें हैं सारी, देखें ये कौम जो है इसमें बड़ा दम खम है। अब आप देखें ये तो फिर एक तरफ नहीं सुन लें ना, एक तरफ अपना मीडिया ले लें और दूसरी तरफ जो है वो इंडिया का मीडिया ले लें। इंडिया का मीडिया जी बहुत बड़ी, दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत और दुनिया का ये, दुनिया का वो, और दूसरी तरफ हम तो जी किसी खाते में नहीं है। आप मुझे बताएं कि इस कौमी जो है वो ज़रूरत के लम्हे के ऊपर किस मीडिया ने जो है वो सही किरदार अदा किया है, और कौन सा मीडिया जो है वो उनका ही हमारा। आपने मीडिया की तारीफ की, मैं मानता हूँ, जिसने प्रोफेशनलिज्म का जो है वो मीडिया पाकिस्तान की मीडिया ने बहुत जिम्मेदारी का मुजाहिरा किया, अच्छा काम किया। लेकिन मुझे बताएं एफबीआर क्या कर रहा है, पुलिस के महकमे क्या कर रहे हैं, पाकिस्तान के ये ट्रैफिक इस्लामाबाद की देख लें। आपने कहा जैसे कारदाने होते कमले भी सियाने, या जितनी बड़ी गाड़ियों वाले हैं इस्लामाबाद में, सब ट्रैफिक की वायलेशन करते हैं, कोई उनको पूछने वाला नहीं है, उनके गर्दाने हैं फिर भी वो कमले हैं। तो ये जो रूल ऑफ लॉ नहीं है हमारे यहाँ, हर जगह रिश्वत है, तमाम इदारे बैठे हुए हैं, कोई इदारा इंडिपेंडेंटली अपने पाँव पे खड़े होकर काम नहीं कर रहा। सिविलियन आप देखिए मिलिट्री के इदारों ने कैसे काम किया है, हमारा कोई इदारा, पुलिस का देख लें, एफबीआर, मैं 2-3 इदारों के नाम लिए हैं, बताइए क्यों नहीं ठीक हो रहे, क्यों नहीं अपना काम कर रहे सही तरीके से? देखें उस पर बुनियादी वजह तो वही जिसका आपने भी बार बार जिक्र किया है कि करप्शन है। लेकिन बहरहाल इन अदारों के ऊपर भी तवज्जो दी जानी चाहिए, तवज्जो दी जाएगी, और इंशाअल्लाह ताला इनको भी जो है वो बेहतर करने की जो है वो कोशिशें हो भी रही हैं, लेकिन उनमें और ज़्यादा जो है वो बेहतरी लाने की ज़रूरत है। और एक यानी जो है वो पूरी कौम को इस बात का एहसास करके जो है वो उसके ऊपर जो है वो कोशिश करनी चाहिए। लेकिन मामला ये है कि जो चीज़ें इस मुल्क को, आप देखें ना, अब ये जो वक्त था,
अगर ये वक्त जो है वो हाथ से चला जाता तो फिर तो क्या सूरत होती जी, या इकॉनमी जो है वो हम बिल्कुल सही है। डिफॉल्ट कर जाते तो क्या सूरत हाल होती। ये हमारा वजूद बिल्कुल अगर सही है तो चलो, कोई रिश्वत है, कोई सुस्ती है, किसी जगह पे कुताही है, तो चलें ये चीज़ें तो ठीक हो तो जाएंगी। आपका लेकिन बहरहाल तो वजूद जो आपका है ना वादा वो है तो कि ये जो बुनियादी चीज़ है। ये जो नया नया मौका अल्लाह ने हमें दिया है, तो पार्लियामेंट आगे बढ़ के अपना रोल अदा करेगी, ये आपका वादा है फिर कौम से? जी इंशाअल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया राना सनाउल्लाह साहब, आप और हमसे बात करने का शुक्रिया। वक्त का ब्रेक के बाद आएंगे तो हॉट इशू हमारा आज का बहुत अहम है कि जनूबी एशिया में नया पावर बैलेंस क्या होगा और उस पर पाकिस्तान, इंडिया और चीन का क्या किरदार होगा। एक छोटे से ब्रेक के बाद। और हमारा आज का हॉट इशू जनूबी एशिया में नया पावर बैलेंस क्या होगा। हमें ज्वाइन किया है राजा कैसर अहमद, माहिर हैं बैनुल-अक़वामी अमूर के प्रोफेसर हैं। राजा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ऐसा देखिए, मैं आपने सिचुएशन देखी है इसलिए मैं उसको बयान करूंगा, टाइम अपना भी ज़ाया करूंगा, आपका भी। आपके सामने सारे हालात हैं, मैं डायरेक्ट सवालात पे आना चाहता हूं और दो तीन चीज़ें उसमें। एक तो पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात पे मैं आपसे बात करना चाहता हूं। दूसरा, जो हमारे यहाँ ये बात एक हो रही है कि एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट पाकिस्तान ने महसूस की पिछले कुछ दिनों में। 22 अप्रैल को जो पहलगाम का वाक़या हुआ, उसके बाद इंडियन मीडिया ने जिस तरह नफ़रत भरी अवाम में, लगता था कि वो चाहते हैं पाकिस्तान को तबाह बर्बाद कर दिया जाए। उस एग्जिस्टेंशियल थ्रेट में से पाकिस्तान निकला, उसको फाइट बैक किया और अब लोग ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की रीबर्थ हुई है। और बाज़ लोगों के नज़दीक ये रीबर्थ नहीं होनी चाहिए, ये स्ट्रेटजिक रीबर्थ होनी चाहिए। क्या मतलब है इन सब बातों का? आप हमारे नाजरीन को ज़रा आसान अल्फाज में समझाएंगे कि पाकिस्तान को अल्लाह ने जो मौका दिया है, हमने खुद नहीं लिया, अल्लाह ने हमारी शायद सुन ली है और ये मौका हमारे दरमियान में फेंक दिया है, तो क्या हम इस काबिल हैं, ज़र्फ़ है हमें इतना कि हम इस मौके को उठाएं, इससे फ़ायदा उठाएं और अपने मुल्क को एक मजबूत मुआशी तौर पर और इंतज़ामी तौर पर, ख़ास तौर पर सिविलियन जो इदारे हैं उनको बिल्ड कर सकें? बहुत शुक्रिया अफसार साहब, आपने बड़ा में हमारी इज्जत बड़ी हो। जी अफसार साहब बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी ज़बरदस्त तमीद बांधी है। यकीनन ये अल्लाह पाक की तरफ से पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा मौका जो नसीब हुआ, और ये वो मौका है कि जिसने पाकिस्तान के जो जितनी वो सारी जो चीज़ें जिनको हम कभी पाकिस्तान की वीकनेसेस के तौर पे देखा करते थे, वो सारे दाग एक साथ धो दिए गए। और हमारी जो ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस और जो हमारी टेक्टिकल ब्रिलियंस और जो हमारी एक डिसाइसिव विक्ट्री जो हमने इंडिया के ऊपर इस्टेब्लिश की, उसने पाकिस्तान को एक दफ़ा कन्वेंशनल वॉरफेयर में, कन्वेंशनल वॉरफेयर में और फिर एरियल वॉरफेयर में, कॉम्बैट वॉरफेयर में, हमने टेक्नोलॉजिकल वॉरफेयर में इंडिया को चारों शाने चित किया है। और ये पूरी दुनिया के लिए, मतलब मेरा मतलब है न्यूक्लियर कर वेपन्स इस्तेमाल करने की ना धमकी आई ना मौका आया, मेरा ये मतलब था। बिल्कुल ऐसे ही है सर। और हमने कोई इररिस्पॉन्सिबल कोई स्टेटमेंट नहीं आई, कोई रेटरिक नहीं आया। हमने जस्ट प्रूव किया कि पाकिस्तान की जो स्ट्रेंथ है उसको हमने मैनिफेस्ट किया और पूरी दुनिया इस पे हैरान है। पूरी दुनिया में आप देख लीजिए कि ये जो एरियल वॉरफेयर है, इसके ऊपर ना सिर्फ डिस्कशन हो रही है बल्कि दुनिया इसको अपने निसाब में इंक्लूड कर रही है कि ये इसको देखें तो सही कि पाकिस्तान ने आखिर ऐसे ये इतने बड़े एक और बिलिजरेंट नेबर के ऊपर इतनी डिसाइसिव विक्ट्री, ये यकीनन अल्लाह का करम भी है और हमारी जो डिसीजन मेकर्स हैं, हमारे जो स्ट्रेटेजिक प्लानर्स हैं, ये उनकी मेहनत का नतीजा भी है। तो ये यकीनन बिल्कुल पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा मौका है कि हम इसको पाकिस्तान के पास एक बड़ा अपर हैंड आया है, एक ऑपरेशनल अपर हैंड आया है। हमें हमारे अपने जो इमीडिएट नेबर जो हमेशा आगे क्या करें सर, इसके ऊपर कैपिटलाइज करें। अभी इंडिया के साथ हमारी जो चीजें रिज्यूम होंगी, इंडस वाटर ट्रीटी की रिजम्पशन की तरफ जाएं, हम कश्मीर इशू को अपने डिस्कशन में प्रायोरिटाइज करें। और मैं देख रहा था जो अभी फॉरेन ऑफिस का जो रिजॉल्व है वो बड़ा जबरदस्त है। उन्होंने कहा कि हम कश्मीर वुड बी आवर फर्स्ट जो पॉइंट जिसके ऊपर हम इंडिया से बात करेंगे। तो ये यकीनन हमारे पास एक बड़ा डिसाइसिव मोमेंट है हमारी हिस्ट्री में। और अच्छा, मैं सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ आपको। कश्मीर की आपने बात की है और कश्मीर पे जाहिर है 78 साल से हमारा मौक़िफ़ यही रहा है, लेकिन इस दफ़ा आपको ऐसी क्या मुख्तलिफ चीज़ लग रही है या होनी चाहिए जिससे कश्मीर जो है वो सेंट्रल स्टेज पे आ जाए
और पूरी दुनिया को एहसास हो कि अब वक्त आ गया है कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान कश्मीर का मसला सबसे पहले हल करवाया जाए। ये कैसे हो सकता है या नहीं, और ये कैसे हो सकता है अगर हो सकता है तो? सर साहब, ये हो नहीं सकता, ये हो गया है। अगर आप देखिए कि जो है ना, ट्रंप ने जिस तरह से जो एक मीडिएशन की इंडिया और पाकिस्तान को ऑफर की, उसने कश्मीर इशू को ऑल टुगेदर इंटरनेशनलाइज कर दिया। और जो पाकिस्तान का ट्रम्प कार्ड था, वो जो हमने कहा ट्रंप कि को गालियां भी तो पड़ रही है ना साथ साथ, क्या पता वो मुकर जाए। ट्रंप को मुसलसल एंगेज कैसे रखा जाए? और दूसरा सर, बड़ा सारसा बड़ा इंटरेस्टिंग ये है कि आप ये देखिए कि जो पाकिस्तान का ट्रम्प कार्ड मैं समझता हूँ, वो जो पाकिस्तान ने शिमला ट्रीटी को रिवोक करने का जो कहा कि हम इसको रिवोक कर सकते हैं, तो उसने इन दोनों चीजों ने कश्मीर इशू को इंटरनेशनलाइज कर दिया है। अब जो बायलैटरलिज्म का जो पाकिस्तान के ऊपर एक प्रेशर था कि इंडिया और पाकिस्तान बगैर किसी थर्ड पार्टी की मीडिएशन के इसको रिजॉल्व करेंगे। डॉक्टर साहब, मैं सॉरी, अपना सवाल शायद क्लियर नहीं कर सका। इंटरनेशनलाइज हो गया, मान लिया मैंने, मैं कह रहा हूं आगे कैसे बढ़ना है, इसको इंटरनेशनलाइज रखना कैसे है, इसका रिजल्ट कैसे निकालना है, या खाली ये फिर लटकता रहेगा कि जी इंटरनेशनलाइज हुआ है? मैं कह रहा हूं अगला स्टेप क्या हो और मैं आपका कैसे सवाल हो? समझ गया हूं। अब साहब देखिए, ये अब पाकिस्तान को चाहिए कि हम चूंकि हमारे पास एक अपर हैंड है, और अब इस अपर हैंड को हमने कंसोलिडेट करना है, और वो कंसोलिडेट करना है हमने लॉफेयर से, उसको हमने कंसोलिडेट करना है अपने जो डिप्लोमेटिक जो एक प्रोएक्टिव अप्रोच है उसके साथ। हमें अपनी जो ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस है, जिस तरह हमने दुनिया को डेमोन्स्ट्रेट किया है, अब ये डिप्लोमेटिक ब्रिलियंस का टाइम है। और आई एम वेरी श्योर कि इसहाक डार साहब की जो क़यादत में जो टीम इस टाइम पे उन्होंने जितना फिनोमिनली डिप्लोमेटिकली प्ले किया इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट के दौरान, तो आई एम वेरी होपफुल के थिंग्स आर गोइंग टू बी वेरी गुड फॉर पाकिस्तान इन द ऑफिंग। और हम इंडिया को तो आपने दो चीज़ें, आपने इसहाक डार साहब की डिप्लोमेटिक ब्रिलियंस का जिक्र किया, ठीक है, मान गए। लॉफेयर की आपने बात की, लॉफेयर में क्या करना चाहिए, और जो इसहाक डार साहब ने डिप्लोमेटिक ब्रिलियंस दिखा दी है, इसको कंटिन्यू कैसे किया जाए? जी, अब साहब मुझे याद है, हमने जो लास्ट टाइम आपके ही प्रोग्राम में हमने कहा कि इंडिया के साथ हमारे जितने भी मसाइल हैं उनकी नोयत जो है वो कानूनी है, और अनफॉर्चुनेटली हमने आज तक पिछले 78 सालों में उनको ब्यूरोक्रेट्स के थ्रू कंटेस्ट करने की कोशिश की है। आई थिंक दिस इज द वेरी हाई टाइम जब पाकिस्तान की गवर्नमेंट को एक सेंटर फॉर लॉ फेयर स्टडीज बनाने की ज़रूरत है, जिसके अंदर इंटरनेशनल लॉ के, इंटरनेशनल रिलेशंस के, स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ के एक्सपर्ट्स को और उनकी एक्सपर्टीज़ को कन्वर्ज करें, और हम इंडिया को लीगल फ्रंट के ऊपर, और जो ये सारी की सारी जो हमारी डिप्लोमेटिक ब्लिट्सक्रीग को इंडिया के अगेंस्ट, उसको हम उसमें भी अपनी जो माइलेज है वो सिक्योर करें। तो उसके लिए मेरा ख्याल है कि एक बहुत ही इफेक्टिव और एक बहुत ही कोहेरेंट टीम वर्क की ज़रूरत होगी। ठीक है, तो आप इसके लिए क्या मशवरा देंगे? एक तो आपने बता दिया कि सेंटर फॉर लॉफेयर स्टडीज़ होना चाहिए, और कितना जल्दी होना चाहिए, और जब तक ये नहीं बनता, जब तक वो बहुत सारे लॉयर्स हायर करके ट्रेन नहीं किए जाते, उस दौरान पाकिस्तान को क्या करना चाहिए कि ट्रंप का इंटरेस्ट भी रहे, अमेरिका का इंटरेस्ट भी रहे, और दुनिया का इंटरेस्ट भी रहे कश्मीर के मसले पे? डेफिनेटली उसके लिए अब साहब हमें एक प्रोट्रैक्टेड जो डिप्लोमेटिक जो सिनर्जेस्टिक एफर्ट होंगी वो हमें करनी होंगी। हमें दुनिया के जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है उसको इंगेज करने की ज़रूरत है। देखिए, कश्मीर का इशू उसकी जस्ट एक टेरिटोरियल डायमेंशन नहीं है, उसकी ह्यूमन राइट्स की डायमेंशंस भी हैं, उसके अंदर जेंडर डायमेंशंस भी हैं, और दुनिया के अंदर जो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंटरनेशनल कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, यूएन की जो स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं, उनको हमें इमीडिएटली इंगेज करने की ज़रूरत है। और हमें जो अपनी जो प्रेपरेशंस हैं उनको बहुत ही स्पॉट ऑन करने की ज़रूरत है, ताकि हम इंडिया के अगेंस्ट जो एक स्ट्रेटेजिक माइलेज हमने ले लिया है, इसको हम डिप्लोमेटिक माइलेज में कन्वर्ट करें, और हम अपने जो लॉन्ग स्टैंडिंग इश्यूज हैं उनकी रेजोल्यूशन की तरफ जा सकें। बहुत शुक्रिया राजा कैसर साहब हमसे बात करने का, और आपकी बात से नतीजा अखज़ किया वो ये है कि हम पिछले कुछ हफ्ते से इंडिया के साथ इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में रहे, एयर वॉरफेयर में रहे, ग्राउंड वॉरफेयर में रहे, सी वॉरफेयर में रहे, हम उसके साथ साइबर वॉरफेयर में रहे, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में रहे, स्पेस वॉरफेयर में रहे, और अब वक्त है कि हम उनके साथ लॉ वॉरफेयर भी करें, क्योंकि बहुत ज़रूरी है इस मसले को, कश्मीर को ज़िंदा रखना। और एक
अल्टीमेट कंक्लूजन की तरफ लेके जाना, तभी सब कॉन्टिनेंट में अमन आ सकेगा। और वक्त एक ब्रेक के बाद हम बात करेंगे पाकिस्तान के बाद अब चीन ने भी इंडिया पर दबाव बढ़ा दिया है। अरुणाचल प्रदेश में चीन ने इंडिया के साथ क्या किया है, एक छोटे से ब्रेक के बाद। और हमारा आज का एडिटोरियल है भारत चीन कशीदगी। पाक भारत कशीदगी के बाद अब भारत चीन कशीदगी शुरू हो गई है अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर पर, और पाकिस्तान के बाद चीन ने भी इंडिया पर दबाव बढ़ा दिया है। चीन का इंडिया की रियासत अरुणाचल प्रदेश में 27 मुकामात का नाम बदलकर चीनी नाम देने का ऐलान किया है। 15 पहाड़ों, 5 रहायशी इलाकों, 5 पहाड़ी दर्रों, 2 दरियाओं और 1 तहसील के नाम भी तब्दील। और चीनी वजारत खारजा के मुताबिक ज़ंगान जो इस रीजन का नाम है, उसकी अपनी तारीख, जोग्राफी और इंतज़ामी इख्तियारात की बदौलत यह चीन का हिस्सा है। और ये वही जगह है जहाँ पे आज से 3 साल पहले चीन और भारत की जंग हो चुकी है। और 1962 में भी यहाँ पे चीन और भारत की जंग हुई थी, जिसमें चीन ने भारत को शिकस्त दी थी। और चीन की जानिब से ये फैसला जो अभी रिसेंटली हुआ है, ये पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान 4 रोज़ा झड़पों के बाद सीज़ फायर का ऐलान होने के चंद रोज़ बाद ही किया गया है। और इसकी एक ख़ास वजह यह है कि चीन का जो असला पाकिस्तान की इस जंग में इस्तेमाल हुआ है, जिसमें J-10C और JF-17 थंडर और PLE-15 मिसाइल्स हैं, वो जो चीन के हथियार पाकिस्तान की एयरफोर्स ने इस्तेमाल किए हैं और इंडिया का सख्त नुकसान किया है, जिसमें खुलकर ये बात की गई है कि चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा है। और इसी वक्त फौरी तौर पे चीन ने, जब अरुणाचल प्रदेश में इन 27 जगहों हैं, इंटरनेशनल तजिया निगार कह रहे हैं कि ये चीन की तरफ से वाज़ेह पैगाम है कि हाँ, हमने पाकिस्तान की मदद की है और अब मज़ीद मदद भी करेंगे। और अगर इंडिया अपने इन मामला से वापस बाज ना आया तो फिर कशीदगी जो है वो जारी रहेगी इंडिया के दोनों अतराफ। और इसके बाद इंडियन वजारत ने इस मौक़िफ़ को मुस्तरद किया है, लेकिन ये मुस्तरद करने से बात ख़त्म नहीं होगी। और ये महज इत्तेफाक नहीं है कि चीन ने इस वक्त को चुना है। और ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि चीन की जो टेक्नोलॉजी ने वेस्टर्न टेक्नोलॉजी पे मिलिट्री इक्विपमेंट में बढ़तरी हासिल की है, इसको चीन का डीप सीक मोमेंट 2 कहा जा रहा है। और डीप सीक मोमेंट 1 चीन का वो था जब चीन ने एक रिसर्च ऐप लॉन्च की थी, जिसने अमेरिका की मार्केट को सख्त धचका लगाया। और टेक्नोलॉजिकली AI में चीन सबसे आगे निकल गया। अब मिलिट्री टेक्नोलॉजी में भी चीन ने साबित कर दिया है कि उसकी टेक्नोलॉजी वेस्ट से बरतर है। और इसीलिए चीन ने अपना हक इंडिया से वापस लेने के लिए वहाँ पे इन जगहों के नाम तब्दील किए हैं। देखते हैं आने वाले दिनों में यहाँ पे कशीदगी बढ़ती है या कम होती है। इजाज़त चाहते हैं, गुड नाइट।